प्यारे बच्चों, हम लोग वित्तीय बाजार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने उसमें जो है बात किया था फाइनेंशियल मार्केट दो होते हैं। अल्पकाल के लिए मनी मार्केट और दीर्घकाल के लिए जो है कैपिटल मार्केट होते हैं। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट का पहला भाग पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग आज फाइनेंशियल मार्केट के दूसरे चैप्टर को अध्ययन करेंगे, दूसरे भाग को अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने का मनी मार्केट रह गया था। जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे कि जो आपका ये वित्तीय बाजार है, यह आपके कक्षा 12 के दोनों पेपर में आता है, व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार में भी और अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग में भी। तो जो हम लोगों ने पहला भाग अध्ययन किया था, जिसमें कि हम लोग पूंजी बाजार के बारे में अध्ययन किए थे, वह पूंजी बाजार जो है आपके स्पेशली, हालांकि दोनों में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का में ज़्यादा रहता है। और जो आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, यह जो है आपके अधिकोषण तत्व से जुड़ा हुआ है। तो हालांकि दोनों में प्रश्न रहते हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा किया कि फाइनेंशियल मार्केट आपका जो है वह दो होता है, मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में हमेशा जो है व्यवसायों को वित्त जो धन की व्यवस्था होती है वह मध्य और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था होती है। और जो आपका मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है, इसमें आपके अल्पकाल के लिए अल्पकालीन पूंजी की व्यवस्था, यानी जो आपका वित्तीय बाजार है उसका जो मनी मार्केट है यानी मुद्रा बाजार है, और इसमें होता भी है, अगर दोनों के अंतर की बात करें जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो दो तरह से होता है। पहला अंतर तो यह होता है यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंतर की बात करें तो लेन देन की अवधि के लिए, यानी जो आपका मुद्रा बाजार में धन की बात, उधार की बात होती है यानी लेन देन की बात होती है मुद्रा का, वह 1 वर्ष से कम के लिए होता है यानी कि अल्पकाल के लिए। और कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में 1 वर्ष से अधिक यानी लंबे समय के लिए जो संरचनागत विकास के लिए यानी किसी व्यवसाय के स्थायी निवेश के लिए जो धन की जरूरत पड़ती है वह आपके पूंजी बाजार से मिलता है। और कार्यशील पूंजी जो होती है आपकी वह मनी मार्केट से मिलता है, यानी कि डे टू डे की, जैसे कि आपका स्कंद खरीदना है और कर्मचारियों के लिए वेतन की बात है, तमाम तरह की जो आपके रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उसके लिए धन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कंपनियां या उद्यम जो है आपका मनी मार्केट में जाता है। और दूसरा अंतर इसका है प्रमुख अंग, जैसे कि जो लंबे समय के लिए तमाम विशिष्ट संस्थाएं होती हैं जो कि दीर्घकाल के लिए जो है इनके धन की व्यवस्था करती है, जिसमें औद्योगिक वित्त वगैरह आता है, औद्योगिक बैंक कहते हैं, ये सब देते हैं इधर। जबकि मनी मार्केट में आपके तमाम छोटे संस्थान होते हैं जो धन की व्यवस्था कराते हैं। तो आइए आपको आज हम लोग मनी मार्केट के बारे में अध्ययन करते हैं। मुद्रा बाजार, यहाँ पे जो ये बाजार शब्द है इसका मतलब से कि बाजार से ऐसा होता है कि कोई निश्चित स्थल, जहाँ पे बाजार की परिभाषा भी यही है कि किसी निश्चित स्थल पे जहाँ पे क्रेता और विक्रेता आके मिलते हैं और सौदों का लेन देन करते हैं, हम सौदा करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उस जगह को हम बाजार कहते हैं। वो बाजार कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है, मुद्रा बाजार। यहाँ पे जो बाजार की परंपरागत परिभाषा है उससे आशय नहीं है, कोई स्थान विशेष पर मुद्रा बाजार नहीं होता है। यह एक पूरी जहाँ पे भी आप ग्लोबली लेवल पे बात कर सकते हैं, ये मनी मार्केट डेवलप हो सकता है। तो इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है मुद्रा बाजार का, सब जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन लेन देन हो सकता है। तो वो सारी चीजें हैं, यानी कि बाजार का जो परंपरागत परिभाषा है वो इस पे लागू नहीं होता है, वो स्थान विशेष पे काम नहीं करता है कहीं भी, पूरे इसका स्थान बहुत व्यापक होता है। और जहां तक इसके कुछ परिभाषाओं की बात करें तो कुछ लोगों ने इसके व्यापक अर्थ में परिभाषा किया, जिसके अंतर्गत कहा कि जो मुद्रा बाजार आपका है उसके अंतर्गत पूंजी बाजार, सराफा बाजार सोने चांदी का व्यापार, बीमा बाजार इंश्योरेंस सेक्टर वाले जो होते हैं,
विदेशी विनिमय वाले बाजार सभी को शामिल करते हैं। तो यह एक व्यापक दृष्टिकोण था। वहीं पे संकुचित अर्थ वाले परिभाषा में कुछ लोग कहते हैं कि मुद्रा के अल्पकालीन लेन देन ही मुद्रा बाजार कहलाता है, यानी कि जहां पे मुद्रा एवं साख का लेन देन अल्पकालीन होता है उसे मुद्रा बाजार करते हैं। अगर इसको परिभाषा में कहा जाए तो मुद्रा बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से है जहां ऋण लेने वाले एवं ऋण देने वाले दो पक्ष होते हैं। एक किसी भी सौदे में दो पक्ष होता है, एक लेने वाला एक देने वाला। तो जो मुद्रा बाजार है इसका क्षेत्र समस्त क्षेत्र जहां पे ऋण लेने वाले एवं ऋण देने वाले द्वारा पारस्परिक प्रतियोगिता के आधार पर, यानी कि एक दूसरे के बीच वहां पे आराम से समझौता तय हो जाता है के आधार पर अल्पकालीन मुद्रा एवं साख का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी मुद्रा बाजार वह स्थल है, वह समस्त क्षेत्र आता है जहां पर क्रेता और विक्रेता यानी कि मुद्रा को देने वाला और मुद्रा को लेने वाले पारस्परिक प्रतियोगिता यानी आपसी समझ से मुद्रा का लेन देन करते हैं। उसे हम मुद्रा एवं साख अल्पकाल के लिए, तो ये सारी चीजें निकल आती है। यानी कि जो इसकी विशेषताओं की बात करें, इसका जो क्षेत्र है यानी मुद्रा या मूल तत्व जो होना चाहिए मुद्रा बाजार का, स्थान विशेष नहीं होता बल्कि समस्त इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। वित्तीय संस्थाओं से संबंध, धन की लेन देन वाली जितनी भी सभी संस्थाओं का इसका संबंध होता है। यानी मुद्रा बाजार का संबंध जो है उन सभी संस्थाओं से होता है जो धन में लेन देन करते हैं। और आगे है इसका विशेषता में कि अल्पकालीन लेन देन, ये जो परिभाषा से सारी चीजें निकल के आ रही है कि अल्पकालीन लेन देन होता है। मुद्रा या उसकी समान परिसंपत्तियों का लेन देन होता है। जैसे साख, पता नहीं कि मुद्रा का तो लेन देन होता ही है मुद्रा बाजार में, साथ ही साथ जो है साख पत्रों का विनिमय विपत्र, हुंडी इत्यादि का भी लेन देन होता है। यानी कि मुद्रा के समान जो आपकी परिसंपत्तियां हैं उन सब का भी लेन देन मुद्रा बाजार में किया जाता है। और दो पक्ष होते हैं, एक ऋण लेने वाला और दूसरा ऋण देने वाला। तो इन दोनों के बीच जो है मध्य प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है, यानी कि आपस में तालमेल होगा, यानी कि कीमतें जो तय होती है वो आपसी समझ से होता है, दोनों पक्षों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता होता है। इस तरह से जो है ये मुद्रा बाजार की विशेषताएं हो जाती हैं। अगर हम इसके भाग की बात करें कि मुद्रा बाजार दो तरह से हमारे देश में है मुद्रा बाजार। एक तो आपका संगठित क्षेत्र में मुद्रा बाजार है और दूसरा असंगठित क्षेत्र में। जैसा कि हम लोगों ने कैपिटल मार्केट में बात करें, पूंजी बाजार में भी बात करें, तो पूंजी बाजार आपका संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। संगठित से आशय होता है जहां पे किसी केंद्रीय संस्था ने आरबीआई और सेबी इत्यादि का जो नियंत्रण होता है, निर्देशन होता है, यानी वो उस संस्था को जो लेन देन करती है मुद्रा बाजार में लेन देन करते हैं उस पर कोई केंद्रीय संस्था नियंत्रण करती है और उसको निर्देशित करती है। जबकि असंगठित बाजार में इसका अभाव पाया जाता है। संगठित क्षेत्र में कोई एक केंद्रीय संस्था होती है जो मुद्रा बाजार में दोनों पक्षों को नियंत्रित और निर्देशित करती है, और असंगठित बाजार में इस चीज का अभाव पाया जाता है। दूसरी आगे बढ़े तो जो दूसरा संगठित बाजार की विशेषता है वहां पे एक ऋण नीति होती है। मुद्रा लेन देन करने का यानी उधार लेन देन करने का एक पॉलिसी तय होता है, ब्याज दर निश्चित होता है, जमानत का स्वरूप तय होता नहीं, किस जमानत पे क्या चीज लेन देन किया जाएगा, उधार लिया जाएगा। ऋणों की उपयोगिता में भी समानता होती है, यानी कि तीन बातें आती हैं, एकदम स्पष्ट ऋण नीति होती है, ब्याज दर तय होते हैं और जमानत में क्या क्या लेना देना है वो चीज होता है, और जो ऋण लिया जा रहा है उसकी उपयोगिता क्या है, किस लिए उपयोग किया जाएगा। जबकि आपके असंगठित क्षेत्र में कोई तय नहीं होता, ब्याज दर समान होते हैं, ऋण नीति नहीं होती है, जमानत का कोई स्वरूप तय नहीं होता। यानी कि जो आपका असंगठित क्षेत्र में आता है, जैसे हम लोग बात किए थे कि देसी बैंकर्स, महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि आते हैं। इसमें आपके वित्तीय संस्थाएं, बीमा संस्थाएं और तमाम तरह की ऐसी संस्थाएं आती हैं जो कि किसी न किसी तरह से केंद्रीय संस्था आपके आरबीआई या एससेबी द्वारा गाइडलाइन उनका होता है, उनको नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है और निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया जाता है। इस तरह की चीजें होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में विदेशी बैंकर्स हुए, आपके महाजन, साहूकार, सेठ, ये सब लोगों का किसी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए कोई वहां पे नीति नहीं होती है, सब कुछ व्यक्ति विशेष पे तय होता है। अगर आगे बढ़े विशेषता को देखें जो संगठित क्षेत्र में था,
तो यहाँ पे व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। संगठित क्षेत्र का किसी भी देखेंगे व्यावसायिक बैंक होते हैं या जो वित्तीय संस्थाएं होते हैं, उनका एक व्यवस्थित कार्य विधि होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में अव्यवस्थित कार्य विधि होती है। व्यक्ति के ऊपर मन पे होता है कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे परस्पर स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। वित्तीय संस्थाओं में जैसा कि बात किए थे हम लोग, ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले दोनों पक्षों में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, जबकि मुद्रा असंगठित क्षेत्र में अस्वस्थ प्रतियोगिता होती है। संगठित मुद्रा बाजार में मुद्रा की पर्याप्त मात्रा होती है, यानी कि उसकी पूर्ति मनी वहां पर सप्लाई रहती है और आराम से लोगों को ऋण मिलता रहता है, जबकि असंगठित में जो है मुद्रा की कमी पाई जाती है। इस तरह से देखा जाए तो आपके संगठित क्षेत्र में सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है और इसके विरुद्ध असंगठित क्षेत्र में सब चीज अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि अल्पकालीन ऋण की जो व्यवस्था होती है वो असंगठित क्षेत्र वाले ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। उनका एक तरह से देखा जाए कि एक पैरेलल व्यवस्था चलती रहती है। उद्योगों में, कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो अल्पकालीन ऋण व्यवस्था कराने में उनका, हम लोगों ने कृषि शाख के बारे में पढ़ा था, औद्योगिक शाख के बारे में पढ़ा था, उन सारी चीजों में देखे होंगे देसी बैंकर्स, सेठ साहूकार, महाजन इत्यादि जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो ये सब चीजें हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और मुद्रा बाजार के जो लाभ हैं वो क्या क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। और लाभ पर पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जो है मुद्रा बाजार के जो संस्थाएं हैं उन पर चर्चा कर लेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं आपकी मुद्रा बाजार में कार्य कर रही हैं। तो संस्थाओं की बात करें तो जो आपके मुद्रा बाजार की अंग जो है, भारतीय मुद्रा बाजार के जो प्रमुख अंग हैं उसमें आपके उसको दो भाग कर सकते हैं। एक होता है ऋण पाने वाला और दूसरा ऋण देने वाला। तो ऋण पाने वालों में अगर देखा जाए तो ऋण पाने वालों में आपका केंद्र सरकार है, उसको जरूरत पड़ता है धन की, राज्य सरकारें हैं उसको जरूरत पड़ती है, स्थानीय सरकारें हैं उनको जरूरत पड़ती है, और कृषक हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, इन सबों को भी जरूरत पड़ता है, और सामान्य जनता है। यानी कि देखा जाए जो अल्पकालीन जिनको पूंजी की मांग करते हैं, यानी जो ऐसी संस्थाएं हैं जो ऋण लेना चाहते हैं, कौन कौन से हैं तो केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी और सामान्य जनता। वही इसके विरुद्ध दूसरा जो मुद्रा बाजार के दूसरे भारतीय मुद्रा दूसरा अंग जो आएंगे उसमें अल्पकालीन पूंजी पाने वालों में, उसमें आपके आते हैं ऋण देने वाली संस्थाएं जो होती हैं, कौन कौन सी हैं तो इसमें संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में। अगर तीन वर्गों में बात करके हम बात करें तो आपके संगठित क्षेत्र में आपका आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक आता है, एसबीआई आता है और उसकी सहायक बैंक आ जाएंगे, राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक आएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएगा, आपका नाबार्ड आएगा, विदेशी विनिमय बैंक आएंगे, भारतीय निर्यात आयात बैंक, डाकघर बचत बैंक, जीवन बीमा कंपनियां, औद्योगिक बैंक, गैर बैंकिंग कंपनियां, अन्य संस्थाएं आती हैं जो तमाम हैं ये संगठित क्षेत्र में जो है काम करती हैं, जिसमें आरबीआई, स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, नाबार्ड आपका आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, विदेशी विनिमय बैंक आते हैं और तमाम औद्योगिक बैंक आते हैं। और वहीं पे अगर सहकारी क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक सहकारी साख संस्थाएं, समितियां आती हैं आपकी, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। इन सारे बैंकों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो लोगों ने नहीं देखा है उसको पिछले वीडियो में देख लेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और असंगठित क्षेत्र में कौन आता है, देसी बैंकर्स, महाजन, सर्राफ, चिट फंड, निधि और कार्यालय, इस तरह ये सारी संस्थाएं हैं जो कि ऋण देने का काम करती हैं, और ऋण लेने वालों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी और सामान्य जनता है। तो इस तरह से जो है ये आपका मुद्रा बाजार काम करता है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग मुद्रा बाजार के लाभ क्या हैं। तो पहला होता है कि यह पूंजी के संचय को प्रोत्साहित करता है, यानी लोगों में पूंजी इकट्ठा करने का काम करता है। यानी कि जो छोटे छोटे एसआईपी वगैरह जारी होते हैं उसके तहत जो आम जनता छोटी छोटी निवेश करते हैं, यूटीआई जैसे है आपका यूनिट ट्रस्ट इंडिया, वो तमाम तरह की पॉलिसियां जारी करती है, बैंकिंग शेयर जारी होते हैं, सब सारी चीजें हैं जो है लोगों में पूंजी संचय को प्रोत्साहित करता है। और इस तरह से एक बड़ा कोष तैयार होता है जो आगे चल करके निवेश होता है और पर्याप्त मुद्रा मिल जाती है, और उससे उद्योग, कृषि क्षेत्र आपका उद्योग व्यवसाय
को वित्तीय सहायता मिलता है। यानी और अगला जो है आपका कृषि अर्थव्यवस्था के संचालन में सहायक होता है। यानी कि आपका जो है पूंजी ही अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। यानी कि अच्छी पूंजी, अगर आपका कोई देश में पूंजी की भरमार है तो वह अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होगी और अधिक डेवलप्ड कही जाएगी। जिस तरह से आपके संगठित मुद्रा बाजार पूंजी की व्यवस्था कराता है और अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। पूंजी में तरलता बनाए रखने का में सहायक होता है। लोगों जब भी किसी को जरूरत पड़ती है धन की तो वो अपना अल्पकाल के लिए जो है विनिमय पत्र हैं उसका बिलों का कटौती करके पुनर्कटौती करके तमाम तरह की चीजें हैं, मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं। इस तरह से उनके पास तरलता बनी रहती है। सरकार को अल्पकालीन वित्तीय सहायता देता है। यानी ये आपका जो संगठित पूंजी बाजार है या मुद्रा बाजार, आपका जो मुद्रा बाजार है यह सरकार को वित्तीय सहायता देता है। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता लाने में सहायक होता है। मौद्रिक नीति में सहायक होता के निर्धारण में, यानी कि तमाम तरह की जो पॉलिसियां बनती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की है, तो वो सारी चीजों में जो है आपका मुद्रा बाजार सहायक करता है। और पूंजी बाजार के विकास में सहायक होता है। अंत में जो आपका जो कैपिटल मार्केट है यह पूंजी बाजार के विकास में सहायक होता है। छोटी छोटी बचतें जो आपको रहती हैं मुद्रा बाजार की, वो एक पूंजी बाजार के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। इस तरह से जो है आपका मनी मार्केट जो है अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए काम करता है, विकास के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कमियां क्या हैं। कुछ कमियां भी हैं तो देख लेते हैं। तो पहला इसकी कमी की बात करें तो संगठन का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो आपका मनी मार्केट हमारे भारतीय मुद्रा बाजार में संगठन का अभाव पाया जाता है और असंगठित क्षेत्र में तमाम काम होता है। जैसे हमने कहा कि देशी व्यापार, शेयर साहूकारी आदि काम वो असंगठित क्षेत्र में जो है काम ज्यादा हो रहा है। अल्पकालीन मुद्रा का लेन देन हो रहा है, जिसके तहत तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। ऋण नीति नहीं होता, ब्याज दर नहीं होता, जमानत, तो शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। पूंजी की कमी बनी रहती है क्योंकि लोगों में जो है संचय की भाव नहीं डेवलप हो पा रहा है, अभी तक विकसित नहीं हो पाई हमारे देश में। इस तरह से मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी बनी रहती है। ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में रहता है तो वो चीजें होती हैं। असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व रहता है मुद्रा बाजार आपके मनी मार्केट में। इस भारतीय मनी मार्केट में असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व है। बैंकिंग सुविधाओं में समान विकास होना ये भी एक कारण हो जाता है। अगर बैंकिंग डेवलप होता तो चीजें न रहती, लेकिन बैंकिंग सेक्टर भी हमारे यहाँ असमान रूप से विकसित है। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बैंकिंग विकसित है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। इस तरह की चीजें आती हैं। अखिल भारतीय मुद्रा बाजार का अभाव पाया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा बाजार का अभाव है। और ऋणों की मौसमी आवश्यकता, यानी हमारे यहाँ जो है तमाम ऐसे व्यवसाय हैं जो कि मौसम के अनुरूप काम करते हैं। मान लीजिए कृषि क्षेत्र की बात करें तो जब किसी को बुआई की जरूरत पड़ती है तो खाद बीज के लिए, सिंचाई के लिए जो है किसान अल्पकालीन ऋण लेता है। इसी तरह से उद्योगों में भी कुछ तमाम तरह के मौसमी उद्योग होते हैं, उस तरह की चीजें। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है जो मुद्रा बाजार में मौसमी ऋण की आवश्यकता रहती है। इस तरह से हमारा मुद्रा बाजार बहुत डेवलप नहीं हुआ है। और देश में समाशोधन गृहों की कमी है, जिसके कारण आपका मुद्रा बाजार डेवलप नहीं हो पाया है। और आगे बढ़े तो आपका जो एक बिल बाजार होता है, हमारे यहाँ संगठित बिल बाजार का अभाव है। बिल बाजार शास्त्र है जहाँ पे विनिमय विपत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है, कटौती पुनर्कटौती की जाती है। वो चीजें जो है हमारे यहाँ डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ सरकारी प्रतिभूतियों का अधिक निवेश किया जाता है। स्वीकृति गृह या कटौती गृहों का अभाव है। बिलों और हुंडियों में विविधता पाई जाती है। नगद लेन देन में प्राथमिकता दिया जाता है, लोग की प्रवृत्ति है। और चीज और है स्टाम्प, जैसे आपका एक दर्शनी विपत्र होता है जिसको पे स्टैम्प नहीं लगता, लेकिन तमाम तरह के जो बीमे विपत्र होते हैं उसमें रसीदी टिकट लगते हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगती है। उसके तरह से व्यापारियों को का खर्च बढ़ जाता है स्टाम्प कर के कारण। तो ये हमारे यहाँ भारी स्टाम्प आपका ड्यूटी लगती है। इसकी वजह से जो है हमारे मुद्रा बाजार पे असर पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनके लिए सुधार क्या किया जाए, यानी कि आपके जो मुद्रा बाजार में सुधार के क्या उपाय अपनाया जाए। तो जो जो कमियां हमको दिख रही हैं उन कमियों को दूर कर देना ही जो है हमारे मुद्रा बाजार को बेहतर बना सकता है। तो
कमियों के सुधार में पहली बात की जाए कि जो आपके लाइसेंस प्राप्त भंडार गृह की स्थापना की जाए, यानी कि जो लाइसेंस्ड वेयर हाउस हैं उनकी स्थापना की जाए, ताकि जिससे कि उस जगहों पे किसान अपनी उपज को रख सके, व्यापारी अपने उत्पाद को उसमें रख करके उसके आधार पे जो है ऋण प्राप्त कर सके। तो इस तरह से अगर सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त वेयर हाउस बनेंगे, भंडारण गृह बनाए जाएंगे, तो उससे जो है किसानों को, व्यापारियों को लाभ मिलेगा। ये सुधार में क्या करना चाहिए, देसी बैंकर और साहूकार जो यानी कि जो कि आपके असंगठित क्षेत्र वाले हैं, असंगठित मुद्रा बाजार हैं, इन पे नियंत्रण की बात की जाए, इनको भी उस गाइडलाइन में आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाए। हुंडियों का मानकीकरण किया जाए, मानकीकरण साथ है कि स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। हुंडियां तमाम भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में लिखी जाती है, अपने अपने तरीके से बात की जाती है। हम लोग हुंडी के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आपके साख पत्रों में हम लोगों ने हर एक साख पत्र के बारे में डिटेल में चर्चा किया है। जिनको दिक्कत हो वो पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें हुंडी के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हुंडियों का जो है मानकीकरण किया जाए, यानी स्थायी भाषाओं में जो हुंडी लिखी जा रही है उस पर सुधार किया जाए। समाशोधन गृहों का विकास और विस्तार किया जाए, ताकि क्लियरिंग हाउस जो आपका है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लियरिंग हाउस में डिटेल में, तो उसको डेवलप किया जाए ताकि आपका मुद्रा बाजार डेवलप हो सके। संगठित बिल बाजार का विकास किया जाए, यानी कि जो बिल बाजार की कमियां थी, सरकारी प्रतिभूति स्वीकृति गृह और कटौती गृह का अभाव है, तो उन चीजों को किया जाए। ब्याज दरों में समानता लाई जाए। तमाम तरह की बात होती है, जो असंगठित क्षेत्र में होता है तो कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होता है, जिसके कारण जो है आपका मुद्रा बाजार नहीं हो पा रहा है। बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए, क्योंकि नकदी जो लेन देन कर रहे हैं लोग, प्राथमिकता दे रहे हैं, उसमें अगर बैंकिंग सुविधाएं उनको मिलेगी, अच्छी खासी बढ़िया बैंकिंग सुविधा मिलेगी, तो लोग मुद्रा बाजार की तरफ बढ़े, मतलब हमारा मुद्रा बाजार विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि मुद्रा बाजार क्या है, बाजार से क्या आशय है। यहाँ पे यह मुद्रा बाजार पूंजी बाजार से किस प्रकार, उसका क्या अंतर है, और मुद्रा बाजार के दो विकसित भाग है हमारे यहाँ, एक संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के अंग के बारे में कौन कौन से काम करते हैं, लेने वाले देने वाले कौन से संस्थाएं, जिसके बारे में चर्चा हो गई। लाभ क्या है मुद्रा बाजार से, इस पर चर्चा हुआ। उसकी विशेषताएं क्या है, दोष क्या है, और दो कमियों का सुधार कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे एक और टॉपिक आता है आपका, छोटा सा है बिल बाजार। भारत में जो आपका बिल बाजार है, हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। बिल बाजार से आशय है कि जहाँ पे विनिमय विपत्रों का खरीद बिक्री होती है और क्रय विक्रय किया जाता है, उसका पुनर्कटौती किया जाता है, ये सारी चीजें। तो आरबीआई ने हमारे यहाँ 16 जनवरी 1952 को बिल बाजार योजना लागू करती है। इसका एक थोड़ा सा इतिहास हम लोग जान लें। 16 जनवरी 1952 को बिल बाजार योजना आता है। उसमें प्राविधान यह किए जाते हैं, अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, यानी कि जो आपके शेड्यूल्ड बैंक हैं वो ऋण देने की बात करता है आरबीआई। बिलों की अवधि जो होती है आपकी, जो विनिमय विपत्र होते हैं, वह उनकी परिपक्वता अवधि 90 दिन तय कर दी जाती है, और ऋण की सीमा जो है 25 लाख थी पहले, बाद में उसको घटा करके 10 लाख पर ला दिया जाता है कि ये जो है 10 लाख तक ही ऋण दे सकते हैं विनिमय विपत्रों के ऊपर। निर्यात बिलों पर भी ये योजना इसमें लागू किया जाता है, यानी जो कंपनियां निर्यात उद्योग वाले हैं उनको भी बिल की बात की जाए, उनको भी विनिमय विपत्र के दायरे में लाया जाए। तो उनके लिए जो है अक्टूबर 1958 में लागू किया गया, और 1962 में इनके लिए एक सुधार किया गया कि जो निर्यात बिल होंगे वो 180 दिन के लिए, यानी शेष जो बिल होते हैं वो 90 दिन के लिए होते हैं, उनको 90 दिन के लिए उस विनिमय विपत्र पे सुविधा धन मिलेगी, लेकिन जो निर्यात बिल होंगे उन पर 180 दिन के लिए ऋण मिलेगा। हम लोग विनिमय विपत्र के बारे में अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, कक्षा 10 में भी पढ़े हैं, और भी चीजें जगह कैसे, जो कि विनिमय विपत्र कई तरह से काम करता है, सहायतार्थ विनिमय विपत्र और क्या था, तो उसी सारी चीजें हैं, उसके बारे में आप डिटेल में चर्चा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पुराना। और फिलहाल हमको जो बिल बाजार के बारे में बात करना, तो उसी बात कर रहे हैं। तो जो आपके निर्यात बिल आपके हैं, 180 दिन उनका मेच्योरिटी पीरियड तय कर दी जाती है। और एक और चीज आगे होता है, 25 मार्च 1963 को, यानी 25
मार्च 1963 को 1963 को निर्यात बिल साख योजना लागू किया जाता है आरबीआई द्वारा। और इसमें तमाम बातें आती हैं, इसके लागू किया गया लेकिन उसमें तमाम कमियां निकल के आती हैं। उन कमियों पर हम चर्चा करते हैं। पहला था कि यह एक्सचेंज बिलों को पुनर्कटौती नहीं करता था। नई निर्यात बिल साख योजना जो लाई गई उसमें जो था कि विनिमय विपत्रों पर पुनर्कटौती आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता था जो कि होना चाहिए था। आरबीआई का उद्देश्य जो था बिल बाजार को विकसित न करके बैंकों यानी जो वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय सहायता देना था। ये जो निर्यात बिल साख योजना लाई गई थी इसमें बिल बाजार को डेवलप करने की बात नहीं थी, इसमें जो है व्यापारिक बैंकों को वित्तीय सहायता देने की बात थी। इस बिल पर स्टाम्प कर का बोझ व्यापारियों पर, यानी कि जैसा कि बात किए थे कि दर्शनी विपत्र जो होता है वो सिर्फ उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने की जरूरत, स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आराम से व्यापारी का खर्चा बच जाता था। लेकिन जो स्टाम्प इन्हें अनिवार्य कर दिया कि बिल निर्यात बिल साख योजना में कि अब स्टाम्प ड्यूटी वाले ही विनिमय विपत्र का लेन देन किया जा सकता है। इस तरह की चीजें आई और भारत में आपका जो है बिल बाजार जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं कर पाया क्योंकि उद्देश्य में ही कमी थी। वह बिल बाजार डेवलप करना आरबीआई के उद्देश्य में नहीं था। वह व्यापारिक बैंक जो थे आपके जो वाणिज्यिक बैंक थे उनको वित्तीय सहायता देने की बात थी। फिर आगे बढ़कर के फिर इस बिल बाजार को और डेवलप करने के लिए 1970 में बिल पुनर्कटौती योजना लागू किया जाता है। 1970 में बिल पुनर्कटौती यानी कि बिलों पर पुनर्कटौती करने की योजना लागू की, जिसमें कि लाइसेंस युक्त यानी कि जो आपके व्यापारिक बैंक हैं जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको उनके बिलों पर आरबीआई द्वारा पुनर्कटौती की सुविधा दी जाती है। यानी कि एक व्यापारी जो बैंक द्वारा अपने विपत्रों को विनिमय विपत्रों को भुनाता है, पढ़े होंगे कि एक व्यापारी को धन की जरूरत थी, एक दूसरे को उन्होंने लिखा ए और बी ने, तो उसमें क्या किया कि बैंक में जा करके बट्टे पर उसको भुना लिया। अब वह विपत्र होने वो कागज का टुकड़ा बैंक के पास आ गया तो बैंक को भी धन की जरूरत पड़े तो कहाँ जाएगा, तो बैंकों का बैंक आरबीआई होता है। तो आरबीआई के पास गया कि हमारे जो बिल है व्यापारिक बिल है इसको आप अपने पास रखिए और इसका पुनर्कटौती करके मुझे धन दे दीजिए ताकि मैं उस धन को किसी और को दे सकूं ऋण के रूप में। इस तरह की पुनर्कटौती की बात जो है 1970 में किया गया बिल पुनर्कटौती योजना के तहत। लाइसेंस युक्त जो बैंक थे उनके बिलों पर पुनर्कटौती की सुविधा आरबीआई ने दे दिया। सामान्य बिल 90 दिन के होते हैं, यानी कि बात हुआ 3 महीने का, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकते। विशेष परिस्थितियों में उसने दे दिया आरबीआई ने इस पुनर्कटौती वाले में लाया 120 दिन। 120 दिन के लिए अब उसको बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की बात कर दी है। बिल पर कम से कम 2 विश्वसनीय व्यक्तियों का हस्ताक्षर रहवाने की आरबीआई ने कहा कि हम उन्हीं बिलों का पुनर्कटौती करेंगे जिसपे किसी विश्वसनीय व्यक्ति 2 ऐसे व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य हो। और कहा कि जो आपका जो बिल लाएंगे सिंगल बिल आपका 5,000 से कम का नहीं होना चाहिए, कि जो भी बिल होगा उसी पुनर्कटौती की सुविधा हम प्रदान करेंगे जिसकी अमाउंट 5,000 हो, 5,000, और एक बार में आप मेरे पास जो लाएंगे वो 50,000 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आप उसमें कई बिल हो सकते हैं तो आप जो एक बिल लाएंगे मेरे पास उसकी राशि जो है 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए और मेरे पास यानी आरबीआई के पास जो भी आएगा वो 50,000 से कम का नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बार में आप मेरे पास जो पुनर्कटौती के लिए प्रस्तुत करेंगे व्यापारिक बैंक जो भी बिल मेरे पास प्रस्तुत करेगा वो उसकी अमाउंट 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो, और सिंगल बिल जो होगा वो 5,000 यानी 5,000 के आप बिल उसमें लाएंगे। और भी सुविधा उसने दिया कि जो LIC है आपका, UPI है, जनरल इंश्योरेंस है, इनको भी दे दिया। यानी कुछ विशिष्ट व्यापारिक बैंक थे उनको भी सुविधा दे दिया कि आप भी बिलों की पुनर्कटौती कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास चूंकि LIC के पास भी धन रहता है, UPI के पास भी धन है, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके पास भी धन है, तो वो क्या करेंगे, उनको सुविधा दे दिया गया कि कोई भी व्यापारिक बैंक आपके पास बिल लेकर आता है तो आप उनके बिल को लेकर के उनको धन दे दीजिए, यानी उसको पुनर्कटौती की सुविधा दे दिया गया। इस तरह से आपके 1970 में जो बिल पुनर्कटौती योजना लागू की गई, इससे आपके बिल बाजार में काफी सुधार हुए। फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं,
जैसे कि कमियों की बात करें तो देसी बैंकर को इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी जो भी ये सुझाव ये सारी चीजें की जा रही है इसमें सिर्फ व्यापारिक बैंकों की बात की जा रही है, देसी बैंकर्स की कोई बात नहीं की गई। हुंडियों के को स्वीकार नहीं किया जाता, यानी कि इसमें कहीं भी इसमें विनिमय पत्रों की बात की गई, एक्सचेंज बिल की बात की गई है, हुंडी की बात नहीं की गई है। कृषि संबंधी साख की आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया, यानी कि इसमें कमियां जो आगे बात है इसमें कि कहीं भी देसी बैंकर्स के बारे में कोई बात नहीं किया गया, हुंडियों के बारे में कोई बात नहीं किया गया, और कृषि संबंधी धन की आवश्यकता यानी कृषि बिलों के बारे में भी कोई बात इसमें नहीं की गई। तो आगे क्रमशः और चीजें हुई जिसके बारे में चर्चा करते रहेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज जो है मुद्रा बाजार के बारे में अध्ययन कर लिया, बिल बाजार के बारे में अध्ययन किया। अब अगली बार जब हम आएंगे तो वित्तीय आपका जो फाइनेंशियल मार्केट का जो तीसरा भाग रहेगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे शेयर बाजार के बारे में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या शेयर बाजार के तमाम टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है उन सारी चीजों की बात करेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।